हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ एग्ज़ाम वेटेज के एंगल से। ओके, ऑडिट एंड एसएम का रिवीजन वेटेज मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, एक बार मैं फिर से शो करना चाहता हूँ तुम सबको। ये रहा पेपर 6B स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स। ये 5 चैप्टर होते हैं। इनका चैप्टर साइज क्वेश्चन आंसर्स लेकर इतना है। ये क्वेश्चन आंसर्स लेकर है बाय द वे। ओके, एज वी कैन सी पांचों चैप्टर्स को इंस्टीट्यूट ने इक्वल वेटेज दिया है, 15 से 25% सेम पड़ता है। कौन सा पहले पढ़ना चाहिए? मेरी हमेशा प्रेफरेंस ये रहेगी कि एक स्टूडेंट जब पढ़ना स्टार्ट कर रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या रिवाइज करना चालू कर रहा है, इट विल बी ग्रेट अगर वो स्टार्ट चैप्टर 3 और 4 से करे, बिकॉज चैप्टर 3 और 4 में एकदम हार्ड कोर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स दिए हैं और वो एकदम बेस्ट है। उसको पढ़ते ही एसएम का जो एक पूरा सब्जेक्ट का फ्लेवर है वो ब्रेन में चला जाएगा। तो फर्स्ट करना चाहिए चैप्टर 3-4, फिर आप चैप्टर 2 करो और फिर चैप्टर 1 करो और फिर लास्ट में चैप्टर नंबर 5। मैं रिवीजन लाइन बाय लाइन ही करा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो गया और आज चैप्टर 3 होने जा रहा है। तो चैप्टर 3 जबरदस्त है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये रहे आ गए हम लोग। क्या नाम है चैप्टर का? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ज़रूरी है, इंटरनल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करना ही उतना ही ज़रूरी है। यहाँ पर टोटल आप देखोगे 6 टॉपिक्स है। पहला तो इंट्रोडक्शन है, दैट्स ओके। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स। अगर आपको अपना इंटरनल, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज करना है तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन होता है। सर, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपनी के ओनर होते हैं, शेयर होल्डर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने कंपनी को रुपया दिया है, बैंक लोन, डिबेंचर होल्डर्स ये होते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी का सप्लाई चेन होता है, सप्लायर्स, होलसेलर, रिटेलर्स। ठीक है, गवर्नमेंट भी तो एक तरह से इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बिकॉज आप गवर्नमेंट को जो भी कमाते हो उसके ऊपर अच्छा खासा जीएसटी और इनकम टैक्स सरकार को पे करते हो। ठीक है, आपके कस्टमर्स वो भी तो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इनफैक्ट बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा है, बिकॉज कस्टमर के लिए सारी मेहनत हो रही है, सारी स्ट्रेटजी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हो रही है। तो सबसे पहली टॉपिक जो हम लोग को रिवाइज करनी है वो है अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनल, उनको आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। इसमें एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलोस मैट्रिक्स। मेंडलोस मैट्रिक्स helps you to analyze and categorize all your internal stakeholders into 4 categories and accordingly उनके साथ कैसी कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, पेज टर्न करता हूं, अभी दिखाता हूं। ये देखो, ये है मेंडलोस मैट्रिक्स। इसको ना पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। वाई एक्सिस में पावर है और एक्स एक्सिस में इंटरेस्ट है। तो ये आपको बताता है कि आपके जितने भी ये क्या नाम है इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं वो 4 कैटेगरी में कहाँ फॉल करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना है, वैसी स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग योर इंटरनल स्टेक होल्डर्स, उसके लिए मेंडलोस मैट्रिक्स है। फिर इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स। आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस से ही आपको पता चलता है कि भाई हमें क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए। इन्होंने बोला देयर आर 4 स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, 4, आई विल शो इट टू यू, और बहुत डिटेल में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में। These are your 4 strategic drivers. Number 1 इंडस्ट्री एंड मार्केट। हम किस इंडस्ट्री में है, हमारा मार्केट साइज क्या है, कैसे मतलब कुछ किया जा सके। नंबर 2 अपने कस्टमर का डिटेल एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर इंटेलिजेंस, गैदरिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। नंबर 3 प्रोडक्ट एंड सर्विस, हमारा प्रोडक्ट क्या है जो हम ऑफर कर रहे हैं एंड हाउ इट कैन हेल्प द कस्टमर्स, उसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, इसमें बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी आएंगे। एंड नंबर 4 चैनल, किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए 3 चैनल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल, तो वो 3 चैनल्स। तो
तो ये सबसे बड़ी टॉपिक है स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, इसमें चारों का डिस्कशन डिटेल में आएगा। फिर इसके बाद इस चैप्टर के अंदर है नंबर 4 कोर कॉम्पिटेंसी। टॉपिक का नाम क्या है? कोर कॉम्पिटेंसी। नंबर 5 स्वॉट एनालिसिस, जो सबसे आसान टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। एंड नंबर 6 माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज, जो उन्होंने 4 स्ट्रेटजी बताई थी ना, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन। तो माइकल पॉटर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज भी इस चैप्टर में आएगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, ये एकदम हार्डकोर आपको बताता है कि स्ट्रैटेजी बनता कैसे, किन चीजों पे बेस करके बनता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही बोला है कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चैप्टर 2 था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस, चैप्टर 3 है इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग की स्टेक होल्डर्स। मैं बोलता हूं कि जब ये टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले जाके मैंडेलोज मैट्रिक्स देख लो, बगल वाले पेज में, एकदम ईजी है। हु इज अ स्टेक होल्डर? सर, स्टेक होल्डर इज अ पर्सन, सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस, इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर के लोग बाहर के लोग। जैसे कस्टमर तो बाहर वाला है, एम्प्लॉय तो अंदर वाला है, शेयर होल्डर तो अंदर वाला है, गवर्नमेंट तो बाहर वाला है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल। हु हैव इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिनको ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस या फेलियर से फर्क पड़ता है, एंड हु हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। सो ये डेफिनेशन थोड़ा अच्छा है, याद रहना चाहिए। स्टेक होल्डर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट हैज एन इंटरेस्ट और इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये आपके सारे स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर्स, ये जो आपके सबसे की स्टेक होल्डर्स है, इसको ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है मैंडेलोस मैट्रिक्स, जो मैंने बोला है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ये तो एग्जाम्पल है इधर। नंबर 3 क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये मैंडेलो के अंदर भी आएगी। आपके अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबका जो फोकस है या गोल है अलग अलग है, तो उनमें देयर कैन बी ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आप सोचो, शेयर होल्डर्स विल वांट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, प्राइस ज़्यादा रखो। ऑन दी अदर हैंड आपके कस्टमर क्या चाहेंगे कि आप प्राइस कम रखो, कम प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो वो होना ही है, तो आपको मैनेज करके चलना है। एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह आपके अलग अलग स्टेक होल्डर्स के गोल अलग अलग होते हैं। OTT प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। हम लोग जानते हैं आजकल एंटरटेनमेंट का जो मेन साधन है वो OTT प्लेटफॉर्म्स है। OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप, मतलब जो ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, उसके अलावा OTT तो है। OTT में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं आजकल, ऑलमोस्ट हर टीवी चैनल ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। जो ज़्यादा फेमस वाले हैं वो कौन से? नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, डिज्नी हॉटस्टार है, जियो सिनेमा है, Z+ या सोनी लिव, ऐसे करके बहुत सारे हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स के जो अलग अलग स्टेक होल्डर है, उनके क्या क्या गोल्स हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स। सर, शेयर होल्डर को किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान होगा? नंबर 1 टोटल रिटर्न, कि कितना ROI आ रहा है, नहीं आ रहा है। एंड नंबर 2 हाईएस्ट मार्केट शेयर, मतलब इनको प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब है। CEO एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको भी लगभग वही सेम चीज़ से मतलब है। इनको मतलब है मार्केट शेयर से रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट हर साल कितना % ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। मेजर वेंडर्स, OTT के वेंडर्स कौन होते हैं? सर, प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेस जो अपना कंटेंट OTT पे डालते हैं, उनका गोल क्या है? ग्रोथ, स्टेबिलिटी, कि वो अपना कंटेंट लगातार जो डाल रहे हैं OTT पे, वो कंटेंट की व्यूअरशिप कितनी होगी, उनका जो भी एग्जिस्टिंग बनाया हुआ कंटेंट है वो कितना ग्रोथ पकड़ेगा। नंबर 4 कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को तो अलग चीज़ है, उनको चाहिए लो प्राइस हो, कि सब्सक्रिप्शन के जो रेट हो वो एकदम कम हो, वैरायटी ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए हर वक्त कुछ नया नया इनोवेटिव कंटेंट आए, जो लेटेस्ट मूवीज़ या शोज़ हैं वो आए, वो कस्टमर्स का गोल है। एन एम्प्लॉय, उनको मतलब है सैलरी से, कि हमको अच्छी तनख्वाह मिले, हम जिस कंपनी में काम करें उससे हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिले। देखो, अगर आप एक बड़ी कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है, बिकॉज आप दूसरों के सामने जाके पुट चमकाते हो कि मैं इस कंपनी में काम किया हूँ, मैं उस कंपनी में। प्राइड इन द जॉब, जिसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और हमको सबको मैनेज करना है। अब उसी को मैनेज कैसे करना है वो हमें कौन सिखाएगा? मैंडेलोस मैट्रिक्स। मैंडेलोस मैट्रिक्स के 2 और नाम चलते हैं, याद रखना है।
स्टेक होल्डर एनालिसिस, बिकॉज आप स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस कर रहे हो, तो स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, और दूसरा है पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, कोई भी टॉपिक एसएम के अंदर जो डायग्राम बेस्ड हो ना, वहाँ डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है, जो एग्जाम में बनाना है। तुम मैंडलोस मैट्रिक्स के ऊपर कितना भी राइटअप दे दो, डायग्राम का इंप्रेशन ही अलग होता है। तो इसके ऊपर पूरा राइटअप दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे ये, पर मैंने क्या किया, इस पूरे राइटअप को उठा के इसी डायग्राम के अंदर बिल्ड कर दिया है, ताकि तुम स्ट्रेट अवे इस डायग्राम से रिवाइज कर सको। एक्स एक्सिस पे आपने किसको प्लॉट किया है? देखो एक्स एक्सिस है, लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब बैंक लोन वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी। इंटरेस्ट मतलब कौन सबसे ज्यादा चाहता है कि कंपनी सक्सीड करे, कंपनी के सक्सेस या फेलियर से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। और दूसरा है पावर या इन्फ्लुएंस, ये इस तरफ वाई एक्सिस में टेढ़ा लिखा हुआ दिख रहा है, पावर या इन्फ्लुएंस। पावर या इन्फ्लुएंस का मतलब है वो व्यक्ति जो हमारे स्ट्रेटजी को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। एक बात आप सोचो, कोई भी कंपनी जब अपना स्ट्रेटजी बनाएगी तो सबसे पहले किसको ध्यान में रखेगी? कस्टमर को कि एम्प्लॉय को? कस्टमर को। वो उसको मतलब उसी को तो अट्रैक्ट करना है, तो सबसे ज्यादा आप ध्यान किसको रखोगे? कस्टमर को। तो हम बोलेंगे कस्टमर्स हैव मोर पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द स्ट्रेटजी। तो इसको प्लॉट करके इन्होंने ऐसे 4 बॉक्सेस बनाए हैं। डायग्राम में स्क्रू अप मत कर देना, लो टू हाई, और यहां पर भी लो टू हाई। सबसे पहले इनको देखो, ये 2 बॉक्सेस जो दिख रहे हैं, येलो कलर एंड रेड कलर, इनका पावर या इन्फ्लुएंस कंपनी में लो है, इनका पावर इन्फ्लुएंस कंपनी में लो है। ठीक है, कौन है ये लोग? मीडिया हाउसेस। मीडिया हाउसेस कंपनी में डायरेक्टली कुछ पार्टिसिपेट करते नहीं है, मतलब मार्केट में जो अलग अलग टीवी चैनल मीडिया हाउसेस हैं। और दूसरा वाला रेड कलर कौन सा है? एम्प्लॉयज एंड वेंडर्स। हम लोग जब भी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो एम्प्लॉय वेंडर को सबसे ज्यादा कंसिडर नहीं करते, दे डोंट हैव द मैक्सिमम पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी। तो ये है लो पावर ग्रुप। अब लो पावर ग्रुप में दोनों में फर्क क्या है? इंटरेस्ट का। हु हैज मोर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन? अगर मैं एग्जाम्पल को कंपेयर करूं, हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसको है? एम्प्लॉय वेंडर्स को है, एंड नॉट द मीडिया। मीडिया को तो जब हमारी कंपनी में कुछ अच्छा या बुरा होगा, जब न्यूज़पेपर में ऐड होगा तब उनको कोई फर्क होगा, या कुछ बुरा होगा तो जिसकी वो बार बार शो वीडियो बना बना के चलाएंगे तब उनको फायदा, वरना मीडिया कोई मतलब नहीं है। पर एम्प्लॉयज़ को कंपनी के सक्सेस से मतलब है, क्योंकि सक्सेस होगा तो बोनस ज़्यादा मिलेगा। वेंडर को कंपनी के सक्सेस से मतलब है, सक्सेस होगा तो बड़ा ऑर्डर प्लेस करेंगे उनके पास। तो वो वाला जो रेड बॉक्स है ना, दे हैव लो पावर इन द कंपनी, लो इन्फ्लुएंस बट हाई इंटरेस्ट। मीडिया का लो पावर, लो इन्फ्लुएंस। अब ऊपर वाले को देखो, पर्पल एंड ग्रीन, दीज पीपल फॉल इन द हाई कैटेगरी ऑफ पावर, मतलब इनका बिजनेस में हाई पावर हाई इन्फ्लुएंस है, ये जैसा चाहते हैं वैसी स्ट्रैटेजी बनती है। अब पर्पल और ग्रीन में फर्क किसका है? लो इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट। पर्पल वाले का पावर बहुत है कंपनी में, पर कंपनी की सक्सेस में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे गवर्नमेंट को अपना टैक्स चाहिए, कमाओ तो टैक्स दो, लॉस है तो मत दो, बाकी गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कस्टमर्स को भी अपने प्रोडक्ट से मतलब है, कंपनी की प्रॉफिट या सक्सेस से कोई मतलब उतना है नहीं। बैंक्स जो है उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो आप हाई प्रॉफिट कमाओ कि कम प्रॉफिट कमाओ उतना फर्क नहीं पड़ता। तो दे हैव हाई इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी, नो डाउट। आपको टैक्स देना है, कस्टमर के बारे में सोचना है, बैंक लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट चुकाना है, तो दे हैव अ पावर ऑन द कंपनी, हाई पावर, बट इंटरेस्ट लेवल इज लो। और ये कौन है सर? ये कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, दे हैव हाई पावर इन्फ्लुएंस इन द कंपनी एंड हाई इंटरेस्ट इन द सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो इन चारों कैटेगरीज का अपने को नाम याद रखना है। ठीक है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सा है? येलो कलर। येलो कलर वाले कैटेगरी वाले लोगों का कंपनी में लो इंटरेस्ट और लो पावर है। एग्जाम्पल मीडिया हाउसेस, इनको हम लोग क्या बोल के पुकारेंगे? लो प्रायोरिटी। क्या बोलेंगे? लो प्रायोरिटी। इनके साथ हम लोग को बस एक बार मॉनिटर करते रहना कि मीडिया में क्या छप रहा है, नहीं कर छप रहा है। डायरेक्ट उनके साथ ज्यादा एंगेज इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, अनलेस कुछ गड़बड़ हो जाए तो। रेड वाले कौन है? एम्प्लॉयज एंड वेंडर्स, दे हैव हाई इंटरेस्ट इन द सक्सेस ऑफ द कंपनी, बट इनका कंपनी में इन्फ्लुएंस कम है। इन रेड वाले लोगों को, एम्प्लॉय वेंडर को आप क्या बोल के पुकारते हो? कीप इन्फॉर्म्ड। मतलब इनके लिए स्ट्रैटेजी यही है कि हम लोग जो भी बिजनेस डिसीजन लें, सब कुछ है वो इनको इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करते रहें। ठीक है,
यूटिलाइज देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनको उनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज में आप कंसल्ट भी कर सकते हो। पर्पल, पर्पल इज दैट कैटेगरी who have high influence on the company but low interest rate in the success of the company। इनको अपने क्या बोलते हैं, इनके लिए स्ट्रेटजी क्या है, कीप सेटिस्फाइड, कीप देम सेटिस्फाइड, गवर्नमेंट, कस्टमर्स एंड लेंडर्स, इनको अपने को सेटिस्फाइड रखना है, ठीक है। लास्ट, की प्लेयर्स, जो कंपनी के मेन मालिक है, जिनका हाई पावर हाई इंटरेस्ट है, सीईओ, बीओडी, शेयरहोल्डर्स, इनको अपने इनके लिए स्ट्रेटजी क्या है, की प्लेयर्स, हर डिसीजन यही लेते हैं, इनके बिना इन्वॉल्वमेंट की कोई डिसीजन होगा ही नहीं। तो दैट इज मैंडलोज मैट्रिक्स। मैंडलोज मैट्रिक्स आपको क्या क्या सिखाता है, एक तो ये आपको बताता है कि कितने अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, 4 कैटेगरी में जाते हैं। फिर इनके लिए आपको स्ट्रैटेजी बताता है कि इन अलग अलग स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट आपको कैसे बैलेंस करना है, बिकॉज ऑब्वियसली इनमें आपस में तो कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स से जिनको डाउट हो रहा होगा वो सोच रहे होंगे कि सर अगर आप कस्टमर्स को देखो वो यहाँ आएगा कि वहाँ आएगा, ठीक है। मतलब ये एग्जाम्पल्स सबसे पहले तुम लोग सोच लो, जो हाथ का लिखा हुआ एग्जाम्पल है ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल्स है, मैंने वही यूज़ किया है। चारों कैटेगरी के लिए जो एग्जाम्पल्स है वही है, पर खुद ये बात इंस्टीट्यूट भी मान रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट भी ये बात को मान रहा है कि भाई होता ऐसा है कि कोई भी एक स्टेक होल्डर अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कंपनी के अंदर कोई मिसहैप हो जाए, कोई स्कैंडल हो जाए, कोई स्कैम हो जाए, तो ये जो मीडिया हाउसेज ये लो प्रायोरिटी पे थे, ये एकदम हाई प्रायोरिटी में आ जाएंगे, ये बैठ के कंपनी के बारे में छापना चालू कर देंगे, आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर्स को ही आप देख लो, कस्टमर्स के लिए नॉर्मली नियम क्या है, कीप देम सेटिस्फाइड। लेकिन अगर कंपनी रिसेशन में है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट फॉल कर रहा है, तो कस्टमर ही हाई प्रायोरिटी में चला जाएगा, सबसे ज़्यादा उसी को ध्यान देंगे। एम्प्लॉयज़ को देखो, अगर हम लोग सर्विस सेक्टर हैं जहाँ सारा काम एम्प्लॉयज़ के थ्रू होता है, तो एम्प्लॉयज़ अचानक से, और आप उनको ईसॉप भी दे रहे हो, बाय द वे एम्प्लॉयज़ को ईसॉप देते हैं ना, ईसॉप देके तो आपने शोल्डर बना दिया, तो वो नीचे कैटेगरी लो पावर से उठ के हाई पावर में आ जाएगा। तो खुद इंस्टीट्यूट भी बोल रही है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सिर्फ समझने के लिए, जो जनरली होता है एक स्टेक होल्डर जो है वो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता है विथ टाइम, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज एक्सट्रीमली डायनामिक एंड वॉलाटाइल। सो कोई भी स्टेक होल्डर हमेशा एक ही कैटेगरी में नहीं रहेगा, वो लोकोमोट कर सकता है। जो मैंने अभी इतना कुछ बोला मैंडलोज मैट्रिक्स के बारे में, वही यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा हुआ है। 2 एक्सिस है, पावर इंटरेस्ट, वाई एक्सिस में पावर, एक्स एक्सिस में इंटरेस्ट। ये 4 तरह के आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी कैटेगरी एंड एग्जाम्पल्स। नाउ ये देखो पहला हेडिंग क्या लिखा है, स्टेक होल्डर में मूव फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक है, जरूरी नहीं कि आपने जिसको एक कैटेगरी में रखा है वहीं रहेगा, वो शिफ्ट भी हो सकता है। उसी के 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जनरली कंपनी में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, लो इंटरेस्ट है, ऊपर की तरफ रहती है, हाई इन्फ्लुएंस। अब आप गवर्नमेंट को टैक्स मत दो, तब रेड पड़ जाएगा, तब गवर्नमेंट की प्लेयर बन जाएगा, ठीक है। एक कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में चली जाए तो गवर्नमेंट की प्लेयर बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, सो द फर्स्ट टॉपिक वाज अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स, जिसमें मैंडलोज मैट्रिक्स हम लोग को समझ रिवाइज करना था, हो गया। नेक्स्ट मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स। इट्स अ ह्यूज टॉपिक। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स वो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी इंडस्ट्री में किसी कंपनी को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एकदम मेन डिफरेंस है, इट डिफरेंशिएट्स वन कंपनी फ्रॉम अनदर, दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। पढ़ो, द स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स डिफरेंशिएट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि आपके ये स्ट्रैटेजिक ड्राइवर आपके कंपिटिटर से थोड़े अलग होंगे। व्हाट आर द 4 ड्राइवर्स? नंबर 1 इंडस्ट्री मार्केट, नंबर 2 कस्टमर, नंबर 3 प्रोडक्ट सर्विस एंड नंबर 4 लास्ट चैनल्स। एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक ड्राइवर हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री एंड मार्केट। ये पूरा टॉपिक मैं तुमको बता रहा हूँ, ये पूरा कॉमन सेंस है, इसमें कुछ नहीं। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है और मार्केट का मतलब क्या होता है वो समझाया हुआ है। अब क्लास में तो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ा था, पर ये रिवीजन है तो मैं फटाफट समझा देता हूँ। इंडस्ट्री, आपको बोला कि इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में 2 चीज़ समझनी है। नंबर 1 इंडस्ट्री में आपको ये समझना है कि आपकी कंपनी की पोजीशन कहाँ पर है, एंड मार्केट को लेके आपको ये समझना है कि आप कौन से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब देखो, हर प्रोडक्ट का अपना एक मार्केट होता है, तो आपको पता होना चाहिए मेरा मार्केट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन,
तो मेरे लिए मार्केट का मतलब क्या हो सकता है, मेरे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की उम्र किस रेंज में होती है, 18 से 25 साल यही रेंज होती है जो कोर्स में पढ़ाता हूँ, उसमें 18 से 25 साल का रेंज है, तो दैट इज माय मार्केट. सो यू मस्ट नो इन इंडस्ट्री एट व्हाट पोजीशन यू आर एंड व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस. नंबर 2, अब इसमें इंडस्ट्री को समझाया है. इंडस्ट्री क्या होता है, बोलता है हर वो कंपनी जो सेम प्रोडक्ट और सर्विस बनाती है, दे आर ग्रुप्ड एज वन इंडस्ट्री. जैसे एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एपरल इंडस्ट्री. मार्केट इज द सम ऑफ टोटल बायर्स एंड टोटल सेलर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मार्केट इज नॉट कांस्टेंट. हम लोग कहते हैं कि हर प्रोडक्ट का अपना एक मार्केट है. जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोका कोला कंपनी अलग अलग कोल्ड ड्रिंक बनाती है. कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कोक लेते हैं, कुछ थम्स अप लेते हैं, कुछ फैंटा लेते हैं, कुछ लिम्का लेते हैं, कुछ स्प्राइट लेते हैं, कुछ इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. तो हम बोलेंगे हर प्रोडक्ट का एक मार्केट है. लिम्का का एक अलग मार्केट है, कोका कोला का एक अलग मार्केट है, थम्स अप का एक अलग मार्केट है. ठीक है. सो मार्केट हर प्रोडक्ट के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है. नेक्स्ट, इज द मार्केट सेम फॉर ऑल बिजनेसेस? नो. जैसा कि मैंने बोला, इट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक. हर प्रोडक्ट का एक अलग मार्केट होता है. ओके. इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए वन ऑफ द ग्रेट मैट्रिक्स अवेलेबल इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग. मान लो कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और हर एक कॉम्पिटिटर को इंडिविजुअली एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है. तो जो कॉम्पिटिटर्स सिमिलर टाइप के हैं, जिनकी स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट, मार्केट सिमिलर टाइप का है, उनको सेम स्ट्रेटजिक ग्रुप में रख सकते हो. सो दिस मैपिंग सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. Instead of thinking about 100 competitors, you only have to think about 10 strategic groups. Because आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर एक जैसे ही होंगे, उनके लिए एक ही स्ट्रेटजी से काम चल जाएगा, अलग अलग स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है. ये रहा तुम्हारे सामने डायग्राम. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पूरे टॉपिक के ऊपर जितना भी राइटअप है मैंने उसको यहीं पे लिख दिया ताकि यहीं से एक बार में रिविजन हो जाए. ओके. डायग्राम में 3 चीजों का ख्याल रखना है. नंबर 1 एक्स एक्सिस, नंबर 2 वाई एक्सिस एंड नंबर 3 साइज ऑफ द सर्कल. सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको ये देखना है, ये डायग्राम का पर्पस क्या है. टू एनालाइज द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में खुद को एनालाइज करना है कि अपने कंपटीटर को. तो आई कैन से इट इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटर्स. तो आपको पहले सोचना है व्हाट आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच I am going to categorize my competitors, which affects my industry the most. कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल प्राइस एंड क्वालिटी. अलग, कोई सस्ता प्रोडक्ट सस्ती क्वालिटी का बनाता है, कोई महंगा प्रोडक्ट महंगी क्वालिटी का बनाता है. नंबर 2 जोग्राफिकल कवरेज. कॉम्पिटिटर लोकल है, रीजनल है, नेशनल है, मल्टीनेशनल है. नंबर 3 डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन. वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होता है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड तक कंट्रोल होना. तो कोई कोई कंपटीटर बहुत पावरफुल होते हैं जिनका पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन, पूरे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड पे कंट्रोल है, कोई कोई का नहीं है. नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स किस तरह के हैं, कोई ऑनलाइन बेच रहा है, कोई ऑफलाइन बेच रहा है. नंबर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज दे ऑफर. नो फ्रिल का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे, एकदम सस्ता बेचेंगे. और फ्रिल का मतलब हम साथ में एक्स्ट्रा चीजें देंगे, थोड़ा दाम बढ़ा के बेचेंगे. तो अब आपको देखना है कि देयर आर मेनी, ये तो 5 एग्जांपल है, देयर आर मेनी पैरामीटर्स. You have to identify 2 most important parameters on the base of which you are going to categorize your competitors. In this particular diagram, the 2 parameters they have chosen are number 1 range of products, x axis पे. Range of products का मतलब कितना वैरायटी है. अच्छा, which one has a मतलब wider range of products, Samsung या Apple? Samsung सस्ता फोन भी बनाता है, महंगा भी बनाता है. Apple सिर्फ महंगे में. तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, दैट्स नंबर 1. एंड नंबर 2 वाई एक्सिस पे रेप्यूटेशन अमंग कस्टमर्स, जिसको हम लोग ब्रांड वैल्यू बोलते हैं. ब्रांड वैल्यू किसका ज़्यादा है, सैमसंग का कि एप्पल का? ब्रांड वैल्यू दोनों का ज़्यादा है, पर एप्पल का थोड़ा और ज़्यादा है ब्रांड वैल्यू. मतलब जो एक भक्ति और दीवानगी है ना, वो एप्पल में ज़्यादा मिलेगी, सैमसंग में वो भक्ति या दीवानगी कम है. ठीक है. तो इन्होंने सपोज 2 पैरामीटर आइडेंटिफाई किए, ये 2 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ भी हो सकते थे. तीसरी और एक चीज़ है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या करोगे, इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना चालू करोगे. ठीक है. लेट्स से आपके यहाँ पे कितने कंपिटिटर्स आपको दिख रहे हैं, 5. इनको प्लॉट करो. जिस कंपिटिटर का मार्केट शेयर जितना बड़ा है उसका सर्कल उतना बड़ा रहेगा. सबसे बड़ा सर्कल किसका दिख रहा है, PQR. इट मीन्स PQR इज अ हाई मार्केट शेयर. सबसे छोटा सर्कल किसका है, ABC. तो दैट मीन्स इट हैज द लोएस्ट मार्केट शेयर. ठीक है. इधर देखो, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, वैरायटी या रेंज ऑफ प्रोडक्ट. वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, ब्रांड वैल्यू. और साइज ऑफ द सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्केट शेयर.
इधर PQR सर्कल जो है उसको देख के क्या लगता है, सिंस वो इस ग्राफ में उस तरफ है, एक्स एक्सिस में देखो वो उस तरफ है, मतलब इट हैज हाई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वाई एक्सिस में वो नीचे की तरफ है, मतलब ब्रांड वैल्यू कम है, और सर्कल सबसे बड़ा मतलब मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। ABC के बारे में आपकी क्या राय है? एक्स एक्सिस में वो लोएस्ट में, मतलब उसका रेंज ज्यादा नहीं है, पर ब्रांड वैल्यू में वो ऊपर है, मतलब ब्रांड वैल्यू हाई है, और सर्कल छोटा मतलब मार्केट शेयर छोटा है। तो ये है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का एनालिसिस, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू एनालाइज ऑल योर कॉम्पिटिटर्स टुगेदर इन वन सिंगल डायग्राम, और आप सबके लिए स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकते हो। अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप डेफिनेशन याद करना है, अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज कॉम्पिटिटर्स और राइवल फर्म्स विच हैव सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच, मतलब जिनकी सेम कॉम्पिटिशन स्ट्रेटजी होती है, सब एक जैसा होता है। तो ये है स्टेप कि हाउ टू मेक अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। नंबर 1, आइडेंटिफाई द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसको आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे, उसके एग्जांपल्स। नंबर 2, प्लॉट करो अपने सारे कंपटीटर्स को। नंबर 3, जो कंपटीटर्स एक जैसे हैं उनको सर्कल कर दो, एंड सर्कल शुड टेक इनटू अकाउंट द रिलेटिव मार्केट शेयर ऑफ दोज कंपटीटर्स, जिनका मार्केट शेयर बड़ा है उनके लिए बड़ा बड़ा सर्कल्स ड्रॉ करो। एंड नंबर 4, सर्कल्स बना दो, ठीक है। यही पूरा का पूरा मैंने डायग्राम में इनबिल्ट करके भी रिवाइज कराया। पहला स्ट्रैटेजिक ड्राइवर कौन है? इंडस्ट्री मार्केट। दूसरा स्ट्रैटेजिक ड्राइवर कौन है? कस्टमर। यू मस्ट अंडरस्टैंड योर कस्टमर, व्हाट इज द एग्जैक्ट वांट ऑफ द कस्टमर, हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई द कस्टमर वांट्स। आपके कस्टमर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो एज हो, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल हो, चाहे इनकम लेवल हो, उस बेसिस में आपको अपने कस्टमर्स को एक डैशबोर्ड में डिपिक्ट करना है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया इंस्टीट्यूट ने हेडफोन सेट का। मैं 3 नाम बोल रहा हूँ। हेडफोन जो आता है ना, नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन, एक सोनी कंपनी का आता है, बहुत महंगा ब्रांड है। दूसरा JBL का आता है, मतलब सोनी से दाम कम है एंड गुड क्वालिटी। तीसरा बोट का आता है, लोएस्ट क्वालिटी एंड प्राइस भी कम है। तो आपने प्लॉट किया कि कितने कस्टमर्स किस बास्केट में हैं। हाई वैल्यू, वो कस्टमर्स जो हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट को लेते हैं, वैसे कस्टमर्स कितने हैं, उनका प्राइस कितना होता है, 3,500 से 5,500 का हेडफोन, ठीक है। मीडियम वैल्यू वाले कस्टमर्स वो 1,500 से 3,500 देने को तैयार हैं, और लो वैल्यू वाले कस्टमर्स 1,500 रुपये से कम देंगे हेडफोन के लिए। तो आपने उसको इस तरह से प्लॉट कर लिया। सस्ते प्रोडक्ट वाले कस्टमर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए उसका बार ग्राफ सबसे ज़्यादा है, 70-80 हज़ार के आसपास। मीडियम वैल्यू वाले कम है, और हाई वैल्यू वाले कस्टमर्स और भी कम है। तो किसी भी तरह का एक डैशबोर्ड जो कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करे, वो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स इन वन सिंगल शॉट, कि हमारा कस्टमर कैसा है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? ये कल मैं बता चुका था। कस्टमर वो जो परचेज करता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा। कंपनी को दोनों का ख्याल रखना है। मैं हालांकि आज रिवीजन क्लास है, पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ हो, मतलब इतना फ़र्क पड़ता है क्या। एक टॉफ़ी आती है खाने की बच्चों की, किंडर जॉय, ठीक है। नाम वगैरह कंज्यूम वगैरह मैं किया हुआ हूँ, लेकिन मतलब मेरे को मतलब इतना कुछ पसंद नहीं था। पर अचानक से क्या हुआ, एक दिन मॉल गए और हमारे घर के जो 3 बच्चे हैं वो उस छोटे से उस एग शेपेड किंडर जॉय के लिए, किंडर जॉय गूगल करना, इट्स एन एग शेपेड चॉकलेट आइटम जिसमें हाफ चॉकलेट होता है और हाफ कुछ टॉय रहता है बनाया हुआ। तो वो लोग एकदम क्रेजी थे उसके ऊपर। नाउ फॉर मी एज अ कस्टमर, मैं तो कस्टमर हूँ, मैं तो कंज्यूम करूंगा नहीं किंडर जॉय, मैं तो खरीदूंगा। फॉर अ कस्टमर द प्राइस इज इंपॉर्टेंट, कि यार इसकी कीमत कितनी है, 40-50 रुपए का होता है, ठीक है। बट फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन था? वो जो छोटे बच्चे नहीं होते 2-3 साल वाले, वो दे आर द कंज्यूमर्स। उनके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए वैल्यू क्रिएशन, कि उनको मजा इस चीज में आ रहा है कि देखो हम लोग को कुछ एक तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, एकदम उनको हैंडीक्राफ्ट टाइप के आइटम्स बहुत पसंद है, स्ट्रेट टाइप का पैकेजिंग पसंद नहीं आता। तो उनको एक एग शेपेड कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है पैक किया हुआ, जिसको 2 पीस में ब्रेक करना है। एक में उनको चॉकलेट मिलेगा 2 बॉल्स के साथ, एक में उनको टॉय मिलेगा। तो उनके लिए वैल्यू क्रिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट। सो हर कंपनी को ट्राई करना चाहिए कि वो कस्टमर के लिए प्राइसिंग सही रखे और कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएशन करे। मैंने क्लास में इसका एग्जांपल लिखाया था जो तुम लोगों के लिए सही है। ऑब्वियसली यू पीपल डोंट ईट किंडर जॉय एट योर एज, ओके, मतलब कर सकते हो, खाने में क्या बुराई, पर तुम्हारे लिए मैंने एग्जांपल उसका दिया था, क्लासमेट कॉपी का, ठीक है। तुम देखते हो
आजकल क्लासमेट कॉपी क्या करता है ना, मतलब तुम जैसा कवर पेज दोगे वैसा बना के भी दे देंगे, तुम क्लासमेट की साइट में जाके ऑर्डर कर सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे फैमिली का फोटो के साथ वो क्लासमेट कॉपी बने, वो बन के आ जाएगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ये सब अक्सर तुम क्लासमेट कॉपीज खरीदते हो तो उसमें एवेंजर वगैरह का फोटो रहता है कि नहीं, विच इज़ मोर अट्रैक्टिव टू द स्टूडेंट। उस स्टूडेंट के मम्मी पापा थोड़ा देखेंगे उसको, आयरन मैन को, वो तो स्टूडेंट ही देख रहा है ना। तो मम्मी पापा के लिए है प्राइसिंग और स्टूडेंट के लिए है वो मतलब वैल्यू क्रिएशन, कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को कॉपी पढ़ने में। द थर्ड स्ट्रेटेजिक ड्राइवर इज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपको अपने प्रोडक्ट सर्विस को वेल डिफाइन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर 6 पॉइंट का लंबा एकदम राइटअप है, ये मैं डिस्कस करूंगा। मैंने इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल बना दिया था, लिखा दिया था, वो मैं डिस्कस करूंगा। और प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर दुनिया भर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी दी हुई है। देयर आर 13, ये चालू हो गया, 13 डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में द फर्स्ट पॉइंट इज यू मस्ट डिफाइन योर प्रोडक्ट, कि एग्जैक्टली आप क्या बेच रहे हो, कस्टमर्स को क्या मिल रहा है, किस टाइप के कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हो। और एक पॉइंट है जो मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में, प्रोडक्ट वर्सेस सॉल्यूशन। नेवर, अ कंपनी शुड नेवर से कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बना के दे रहे हैं, बल्कि कस्टमर के एंगल से सोचो कि कस्टमर की कौन सी वांट उससे सॉल्व हो रही है। तो भाषा क्या होगी, वी सेल प्रोडक्ट्स वर्सेस वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस। ओके। नंबर 2, प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू अ कॉम्बो पैकेज ऑफ द एंटायर गुड्स एंड सर्विसेज। वो पूरा का पूरा पैकेज आपको देखना है, मतलब प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी है, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम कितना अच्छा है, प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे डिलीवर हो रहा है, आफ्टर डिलीवरी जब वो यूज कर रहा है तो उसको कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है। ऑल दिस कंबाइंड फॉल्स इनटू द डेफिनेशन और पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। सब चीज मैटर करती है। देखो एक बात बताऊं, लोग जो महंगा सामान खरीदते हैं ना, महंगे सामान में भी उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज ब्रांड वैल्यू इटसेल्फ इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि मैं फलाने ब्रांड का सामान पहना हुआ हूं, तो ये होता ही है। ब्रांड वैल्यू इज ऑल्सो सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर कस्टमर। थर्ड, द प्रोडक्ट मार्केट इज डायनामिक। तो आपको टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। नंबर 4, डिफरेंशिएशन। माइकल पॉटर की वन ऑफ द की स्ट्रैटेजीज है डिफरेंशिएशन। अच्छा, माइकल पॉटर ने तो 3 मेन बोला था, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, पर मैं तुमको पर्सनली बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंशिएशन है। बिकॉज कॉस्ट लीडर कोई भी लॉन्ग टर्म में रह पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज प्रॉफिट के बिना धंधा चल नहीं सकता। और आपके रॉ मटेरियल इनपुट्स का दाम अगर बढ़ेगा तो आपको प्राइस तो पुश करना ही पड़ेगा। तो कॉस्ट लीडरशिप से ज़्यादा बेहतर है डिफरेंशिएशन, कि कुछ डिफरेंट करो, कुछ नया करो। तो यहाँ डिफरेंशिएशन के बारे में बोला है, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन माइकल पॉटर स्ट्रेटजी, इसी चैप्टर के एंड में है। यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने दिया है हिंदुस्तान लीवर और पतंजलि का। जैसे पतंजलि क्या करता है, पतंजलि का कोई भी सामान खरीदोगे ना, उसका ब्रांड वही आएगा, पतंजलि पतंजलि, ठीक है, सामान का ब्रांड नहीं आएगा, उसके मेन कंपनी का नाम आएगा। जबकि हिंदुस्तान लीवर हर सामान को एक अलग नाम, एक अलग ब्रांड देके मार्केट करता है, और कई बार तो कस्टमर को पता भी नहीं होगा कि जो प्रोडक्ट वो कंज्यूम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसान जैम, किसान सॉस कंज्यूम करते हो, तो किसान इज अ सेपरेट ब्रांड ऑल टुगेदर, ओन्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर। लैक्मी कॉस्मेटिक्स आप कंज्यूम करो, लैक्मी इज अ ब्रांड ओन्ड बाय हिंदुस्तान लीवर। क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम खा रहे हो, ओन्ड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो उन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स क्रिएट किए हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे कंपनी को भयंकर फायदा होता है लॉन्ग रन में। इट इज़ लाइक 100 कंपनीज फिट इनटू वन सिंगल कंपनी। मैंने हिंदुस्तान लीवर का पूरा ब्रांड्स डिस्कस भी किया था क्लास में। नंबर 5, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग ऐसे रखो जो कस्टमर देने को तैयार है, जिसमें कंपनी को भी एक रीजनेबल प्रॉफिट मिल जाए और अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब हो पाए। तो प्राइस डिसाइड करते हो 3 चीज रखो दिमाग में। नंबर 1, कस्टमर सेंट्रिक। नंबर 2, सफिशिएंट मार्जिन। एंड नंबर 3, यू कैन इंक्रीज योर मार्केट शेयर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब प्रोडक्ट सर्विस को लेकर जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो 13 टाइप की स्ट्रैटेजीज दी है, डिस्कस कर देता हूँ फटाफट। नंबर 1, सोशल मार्केटिंग। प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोडक्ट के साथ एक सोशल मैसेज दे रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं। जैसे सैनिटरी पैड वगैरह का जो मार्केटिंग होता है ना, वो थोड़ा सोशल मार्केटिंग होता है, फेमिनिज्म टाइप का, विमेन एम्पावरमेंट वाला। ओके। नंबर 2, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, ऑगमेंट करने का मतलब होता है इंक्रीज समथिंग।
ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब होता है मेन प्रोडक्ट का ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोडक्ट के जो साइड फीचर्स हैं उनका ऐड कर रहे हैं। आईफोन बेच रहा है फ़ोन पर, लेकिन वो फ़ोन का ऐड नहीं, वो तो उसमें कैमरा का ऐड कर रहा है कि ऐसा पिक्चर क्वालिटी, ऐसा वीडियो आप कहीं बना ही नहीं पाओगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मार्केटिंग। नंबर 3, डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है वन ऑन वन कस्टमर को जाके, जैसे एमवे करता है। एमवे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, एजेंट लोग वन ऑन वन कस्टमर के साथ बात करके काम करते हैं। नंबर 4, रिलेशनशिप मार्केटिंग। ये ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में होता है, जैसे एरोप्लेन कंपनीज जो होती है ना, वो फ्लायर्स लोग को पॉइंट्स देते हैं, जिनको बोलते हैं फ्लायर्स पॉइंट्स या फ्रीक्वेंट फ्लायर्स पॉइंट्स। अपने स्पेशल फ्लायर्स को जो रेगुलरली उनके फ्लाइट को यूज़ करते हैं, उनको कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं जो अच्छा लगता है। दैट इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग। नंबर 5, सर्विसेज मार्केटिंग, सर्विस सेक्टर। बैंक से बड़ा कौन एग्जाम्पल होगा? HDFC बैंक सर्विसेज मार्केटिंग करता है। नंबर 6, पर्सन मार्केटिंग। ये 3 नाम है ना, पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग। इनमें एक ही डायलॉग चलता है, टू क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर to create, maintain and change attitude and behavior towards a person, towards an organization, towards a place। तो बन गया 3 मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग मतलब जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स या फिल्म स्टार होते हैं, उनकी जो मार्केटिंग होती है वो पर्सन मार्केटिंग है, ठीक है, मतलब वो अपनी जो मार्केटिंग करते हैं। इनका भी तो पूरा PR चैनल होता है ना, जो इनको लगातार इनके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहता है। नंबर 7, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। जैसे पतंजलि, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का नहीं बल्कि अपने कंपनी का ही मार्केटिंग करता है। हम लोग पतंजलि वाले हैं, अच्छा क्वालिटी देते हैं, सस्ते प्राइस पे देते हैं। नंबर 8, प्लेस मार्केटिंग। जैसे टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म, इंडिया टूरिज्म। Enlightened marketing is taking marketing to the next level, which is best for the long run of the company, long run performance of the company. Enlightened marketing comprises of 5 things. CIVS, C से customer oriented, innovative, value, sense of mission and societal marketing. Differential marketing का मतलब होता है कि आप अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, दैट इज डिफरेंशियल मार्केटिंग। जैसे कोका कोला कंपनी के ही अलग अलग ब्रांड्स हैं, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, पर तुम देखो सबका ब्रांड एम्बेसडर अलग है, सबकी मार्केटिंग की जो टेक्निक है वो अलग है। ओके, फैंटा का जब ऐड आता है तो वो टैंगी टेस्ट टाइप का कुछ ना कुछ दिखाता है, थम्स अप का ऐड आता है तो उसको वो लोग ब्रेवरी के साथ जोड़ना चाहते हैं, कोका कोला को हैप्पीनेस इमोशन से जोड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं अलग अलग जगह आप डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंशियल मार्केटिंग। अब साबुन का एग्जाम्पल लो, डव, पियर्स, लक्स, ये सब हिंदुस्तान लीवर का है। लक्स की मार्केटिंग और डव की मार्केटिंग एकदम डिफरेंट होती है, एक साथ नहीं होती है। सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का जो डिमांड है ना वो वेरी करते रहता है, तो आप उसको क्या डिमांड को थोड़ा सिंक्रोनाइज करने के लिए, होमोजेनाइज करने के लिए मार्केटिंग करते हो। जैसे PVR आइनॉक्स, वीकडेज में टिकट के दाम कम होते हैं ताकि एक अच्छा खासा कस्टमर वहाँ चला जाए, वीकेंड्स पे ज़्यादा होते हैं। दिन के अलग अलग टाइम पे सुबह के टिकट दाम सस्ते होते हैं, और जब डिमांड ज़्यादा है तो दाम ज़्यादा है, जब डिमांड कम है तो दाम कम है, ताकि कई कस्टमर्स वहाँ चले जाएं। जैसे स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है वो जनरली लो प्राइस टिकट में जाना पसंद करता है, तो वो लोग मॉर्निंग शो जाएंगे, मैटनी या इवनिंग शो तो जाएंगे नहीं, और जो लोग वर्किंग पर्सन है वो तो लेट नाइट या इवनिंग शोज ही जाएंगे ना। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है नीश मार्केटिंग, मतलब आप एकदम बहुत ही स्मॉल ऑडियंस मार्केट को टारगेट कर रहे हो। इसका एग्जाम्पल है ITC क्विकनेक च्युइंगम। ये च्युइंगम है पर ये बेसिकली निकोटीन एडिक्ट्स के लिए है, जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनके लिए, कि सिगरेट में निकोटीन है तो वही च्युइंगम में डाला हुआ, आप च्यू करो धीरे धीरे आपकी स्मोकिंग की हैबिट खत्म हो जाएगी। तो ये क्विकनिक का जो च्युइंगम है ये एक नॉर्मल कस्टमर तो लेगा नहीं, ये तो वो सिगरेट वाले ही वही लेंगे ना, बाई करेंगे। नीश मार्केटिंग। डी मार्केटिंग उन प्रोडक्ट्स में होता है जो एसेंशियल होता है सबके लिए, उसकी डिमांड हमेशा सबसे ज़्यादा रहती है, तो डिमांड को कम करने के लिए थोड़ा डी मार्केटिंग किया जाता है। जैसे बिजली बनाने वाली कंपनी कभी ये नहीं बोलेगी कि 10 AC चलाओ और बिजली कंज्यूम करो, बिकॉज दे हैव लिमिटेड सप्लाई, तो बल्कि वो हमेशा यही बोलेंगे सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, सेव ये, दैट इज डी मार्केटिंग। चौथा और सबसे हार्ड, चौथा स्ट्रैटेजिक ड्राइवर होता है चैनल। इस टॉपिक को पढ़ के मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, सी द डायग्राम। याद रखना 3 तरह के चैनल होते हैं। सबसे पहले सेल्स चैनल, अ चैनल वेयर द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल हैपेंस
which is either on your website if it is of online or on your showroom or on your salesman के one-on-one interactions है. So the channel through which the sales transaction occurs. Second, product channel is the channel through which the product reaches the customer. अब प्रोडक्ट अगर कस्टमर दुकान में आया खरीदने तो वहीं पे हम उसको पकड़ा रहे हैं शोरूम में, और अगर कस्टमर घर में है तो हम उसको कोरियर से डिलीवरी कर रहे हैं. सो द चैनल थ्रू विच द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर. एंड थर्ड, सर्विस चैनल. एक बार कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट चला गया, उसके बाद आप आफ्टर सेल सर्विस कैसा दे रहे हो, इंस्टॉलेशन कैसा दे रहे हो, रिपेयर कैसे कर रहे हो, वो सब. किसी भी कंपनी में आपको ये तीनों चैनल मिलेंगे. ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि एक साथ है. सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल एंड सर्विस चैनल. सम ऑफ द पॉइंट्स ओवरलैप. ये थोड़ा थोड़ा ओवरलैप भी करता है पर तीनों ऑलमोस्ट हर कंपनी में मौजूद रहते हैं. पढ़ो. These three channels support each other. Business has to have all the three channels. अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया है लैक्मे का, बोट का, कोको कोला का, कि देखो इनके कितने बढ़िया बढ़िया चैनल हैं. सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल. वही मैंने अभी तुमको रिवाइज कराया डायग्राम में. ओके. चैनल्स बहुत हेल्प करते हैं स्केल अप करने में. जब आपके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं तो सब तक गुड्स एकदम सही तरह से पहुंच जाए, वो तभी होगा जब आपके तीनों चैनल अच्छे से काम कर रहे हैं. और चैनल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्ट्रैटेजी. अगर एक कंपनी है जो मतलब ओल्ड एज लोगों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वो उस तरह के चैनल यूज़ करेगी जिससे ओल्ड एज वाले कन्वीनियंट रहेंगे. फॉर एग्जांपल, ओल्ड एज वाले लोगों को अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप ऑनलाइन के बनस्बत कंपैरिजन में ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस करोगे क्योंकि वो जाकर खरीदना पसंद करेंगे. और वहीं पर एक कंपनी है जो हिप एंड ट्रेंडी है, जो यूथ के लिए, तो वो ऑनलाइन चैनल्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा. तो द चॉइस ऑफ द चैनल्स डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट एंड योर मार्केट. नेक्स्ट टॉपिक, कोर कॉम्पिटेंसी. हमने अभी शुरू के 3 टॉपिक रिवाइज कर लिए. सबसे बड़ा एज आई टोल्ड यू स्ट्रेटेजिक ड्राइवर था. अब चौथा टॉपिक है कोर कॉम्पिटेंसी. ये मैं पढ़ाऊंगा. ये 3 पेज का है. स्वॉट 2 पेज का है, इजी. और फिर पॉटर्स, इजी बट बिग, माइकल पॉटर जेनरिक स्ट्रेटजीज. तो टॉपिक नंबर 4, कोर कॉम्पिटेंसी. ठीक है, आ गए यहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है कोर कॉम्पिटेंसी. सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट को ना कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में फ़र्क समझ में नहीं आता. मैं क्लियर कर देता हूँ. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आप समझते हो कि आपके पास कुछ ऐसी शक्ति है, ताकत है, कुछ भी हो सकता है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से ऊपर उठाता है. दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है? कोर कॉम्पिटेंसी का बेसिकली मतलब होता है कि आप अगर किसी भी बिजनेस में हो, इंडस्ट्री में हो, तो उस इंडस्ट्री में रहने के लिए, टिके रहने के लिए कुछ एकदम ज़रूरी चीज़ें जो आपके अंदर होनी चाहिए. अगर वो नहीं है तो आप टिकोगे ही नहीं. दैट इज कॉल्ड कोर कॉम्पिटेंसी. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर देर आर 10 कंपनीज. ऑल द 10 कंपनीज, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, जो भी ऑर्डर में हो, ऑल द 10 कंपनीज मस्ट हैव द कोर कॉम्पिटेंसी टू सर्व द कस्टमर्स इन दैट इंडस्ट्री. पर उनमें से किसी किसी की कोर कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी होगी तो उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पैदा होगा. किसी किसी की कोर कॉम्पिटेंसी उतनी अच्छी नहीं होगी तो उनको उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 10 में से 2-3 के पास ही होगा, लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी तो 10 में होना चाहिए, नहीं तो वो लोग उस इंडस्ट्री में टिक ही नहीं सकते, वो आउट हो जाएंगे. ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे तुम समझो कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है. याद दिलाता हूँ मैं. सपोज मैं अपनी बात ही करता हूँ. हम लोग टीचर्स हैं. टीचर्स लोग इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ओके. वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ बिकमिंग अ टीचर इज नॉलेज. अगर आपको नॉलेज है तो आप टीचर बन पाओगे. बिना नॉलेज के कोई नहीं टिक पाएगा. सो एनीबडी हु वांट्स टू सस्टेन एज अ टीचर, उसको लगातार अपने नॉलेज को बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा. तो नॉलेज होना, स्किल होना, दैट इज अ कोर कॉम्पिटेंसी. उसके बिना तो आप टिक ही नहीं सकते. अब जिसकी नॉलेज और स्किल ज़्यादा होंगे उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगा. फर्क समझ में आ रहा है दोनों का? ठीक है. सो सबसे पहले कोर कॉम्पिटेंसी, ये ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखा है हल्का सा. कोर कॉम्पिटेंसी इज अ कैपेबिलिटी दैट क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ओके. सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमिल ने ये कंसेप्ट निकाला था. उन्होंने बोला कि कोर कॉम्पिटेंसीज मेनली 3 चीज़ों में होती हैं. याद करने के लिए ACC, पहले लाइन्स ऐसे आएंगे CCA, पर याद करने के लिए ACC सीमेंट, तो ACC. सी से
कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, कि आप अपने कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग कर सकते हो। अगर आपकी वो रिसोर्स कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। नंबर 2, कस्टमर वैल्यू। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी जितनी अच्छे से आप करोगे, आप अपने कस्टमर को उतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन दे पाओगे। एंड थर्ड, कोर कॉम्पिटेंसी इज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का 1 या 2 डिपार्टमेंट केवल उस पर फोकस कर रहा है, कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स को कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। नाउ यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर है, ये पहले भी आया हुआ है इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स में। देखो अलग अलग तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं, सबका अपना प्रोज एंड कॉन्स होता है। सुपरमार्केट्स आ चुके हैं आज के दिन, लोग ट्रॉली लेके जाते हैं, सामान में शॉपिंग करते हैं। इसका मतलब क्या छोटे छोटे जो रिटेल शॉप है वो बंद हो गए क्या? नहीं सर, उनके अपने फायदे हैं। तो इन्होंने बोला स्मॉल रिटेल शॉप्स के अपने कोर कॉम्पिटेंसी क्या होते हैं, सुपरमार्केट जो बिग रिटेल स्टोर है उनके क्या एडवांटेज होते हैं, फिर 2 सुपरमार्केट जब आपस में लड़ाई करते हैं तो उसमें भी कौन सा कोर कॉम्पिटेंसी होता है जो उनको जिताता है, उसका पूरा एग्जाम्पल्स यहाँ दिया है। स्मॉल रिटेल शॉप जो छोटी छोटी दुकान होती है जो घर के बगल में होती है, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? नंबर 1, कस्टमर को पर्सनल सर्विस, वो घर वालों को, फैमिली वालों को नाम से जानते हैं। नंबर 2, उनका वर्किंग आवर्स बहुत बड़ा होता है, सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। ईजिली क्रेडिट देते हैं, उधार पे माल दे देते हैं कि ठीक है पापा के दे जाएंगे पैसा। फ्री होम डिलीवरी करवा देते हैं आपके घर में। एमिकेबल, फ्रेंडली होता है आप लोग के साथ, तो आपको एक आँख की शर्म होती है कि नहीं यार उनसे सामान नहीं खरीदूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा। 6 नंबर, प्रॉक्सिमिटी, आपके घर के एकदम बगल में होता है। ये सब कोर कॉम्पिटेंसी स्मॉल शॉप की है, जो बिग शॉप की नहीं हो सकती। बिग बाजार या स्पेंसर जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, वॉलमार्ट, इनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? नंबर 1, मर्चेंडाइजिंग। इनके पास इतना ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स होता है जो आपको एक छोटी दुकान में तो मिल ही नहीं सकता। आप सुपरमार्केट में घुसते हो, सुई से लेके महंगा सामान तक सब वहाँ पे बिक रहा है, सब डिस्प्ले पे लगा, आप घूम घूम के टच करके फील करके ले सकते हो। मर्चेंडाइजिंग, सप्लाई चेन बहुत मजबूत होता है। नंबर 2, क्योंकि ये लोग सीधा मैन्युफैक्चर से माल उठाते हैं तो आपको सबसे सस्ता लो कॉस्ट दे सकते हैं, कुछ ऑफर निकाल के दे सकते हैं ये लोग। थर्ड, इन हाउस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, सामान जिस तरह से अरेंज होता है आपको आराम से सही जगह सही सामान मिल जाएगा। 4 नंबर, सारा स्टॉक बिलिंग सिस्टम सब कंप्यूटराइज्ड। 5, इनके खुद के अपने ब्रांड्स भी होते हैं जो कई माल ये लोग बेचते हैं। जैसे स्पेंसर एक बहुत बड़ा रिटेल शॉप है विच इज ओन्ड बाय आरपी गोयनका एंटरप्राइजेस, उन्हीं ने अपना एक ब्रांड चालू कर रखा है 2 यम। लेज सुने हो ना, लेज कुरकुरे, उसी का कॉम्पिटिटर है 2 यम, जिसमें विराट कोहली को लेके ऐड किया जाता है। ठीक है, तो वो अपना खुद का ब्रांड लेबल चालू कर लेता है। सुपरमार्केट भी एक दूसरे के साथ compete करते हैं। किस मामले में compete कर सकते हैं? लोकेशनल एडवांटेज, क्योंकि रिटेल सेक्टर में लोकेशन बहुत मैटर करता है, अगर आप सही लोकेशन पे आपका सेल ज़्यादा होगा। नंबर 2, क्वालिटी एश्योरेंस, एंड नंबर 3, कस्टमर कन्वीनियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस। कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस इस चैप्टर में ना स्टडी मैट में 10 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस है, वो भी मैं अभी रिवाइज करवा दूंगा तुम लोग को। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज दैट आर यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट शेयर्ड बाय योर कंपिटिटर्स, दैट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यहाँ पर ना रिसोर्स में बताया 2 तरह के रिसोर्स होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल रिसोर्स, और कैपेबिलिटी। जब आप रिसोर्सेस को इंटीग्रेट करके अपना पर्पस अचीव कर लेते हो तब वो कैपेबिलिटी बन जाता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल ऑफ कैपेबिलिटी, इफेक्टिव यूज ऑफ लॉजिस्टिक्स, कोका कोला, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी, इफेक्टिव कस्टमर सर्विस, मर्चेंडाइजिंग, डिजाइन क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, ऑल दीज आर कैपेबिलिटीज। तो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज जो है इट इज व्हाट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैल्यू क्रिएशन, कंपनी अगर अपने रिसोर्स कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके कस्टमर्स के लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा तभी उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा और सक्सेस मिलेगा। अगर आप रिसोर्स कैपेबिलिटी से कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? अब हाउ टू बिल्ड अ कोर कॉम्पिटेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तुम बोलोगे कोर कॉम्पिटेंसी में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, याद करने के लिए वेरोनिका, वी से वैल्यूएबल, आपके पास कुछ ऐसा कोर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए जो कंपटीटर के पास नहीं और जो कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन करे। वेरोनिका, आर से रेयर, जो हर किसी आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। वेरोनिका, एन नॉन सब्सटीट्यूटेबल, उस कोर कॉम्पिटेंसी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। एंड फाइनली वेरोनिका, सी कॉस्टली टू इमिटेट, अगर आपका कॉम्पिटिटर कॉपी करना चाहेगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। सो व्हाट आर द
4 क्राइटेरियाज फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी। निमोनिक याद करो, वेरोनिका वी से, वैल्यूएबल आर से, रेयर एन से, नॉन सब्सटीट्यूटेबल, और लास्ट में सी कॉस्टली टू इमिटेट। नेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस। सर स्वॉट एनालिसिस ना इंटरनल और एक्सटर्नल को कंबाइन करता है। इंटरनल क्या होता है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये इंटरनल होते हैं। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल। इनको कंबाइन करके बताता है कि क्या स्ट्रेटजी बननी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास स्ट्रेंथ्स हैं और अपॉर्चुनिटी भी वैसा ही है, तो मैं अपने स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। लेकिन मान लो कि मेरे पास कोई चीज है वीकनेस, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने से रोक रहा है। ओके तो ये पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस का एक मिक्सचर है। स्वॉट के बारे में चैप्टर 1 में मैंने रिवीजन भी कराया था। स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, अपॉर्चुनिटी का और थ्रेट का डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था। स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वीकनेस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, opportunity is a favorable condition in the environment that creates a strategic advantage for the company. Threat is an unfavorable condition in the environment which creates a strategic disadvantage for the organization. तो ये SWOT analysis है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बहुत पुरानी लॉ फर्म है, उसका SWOT एनालिसिस कैसा होगा। पुरानी लॉ फर्म है, स्ट्रेंथ क्या होगा? बहुत सारे पार्टनर्स होंगे जो अलग अलग लॉ के एक्सपर्ट होंगे। नंबर 2, 70 साल का ब्रांड वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3, पूरे भारत में अलग अलग जगह इनके ब्रांचेस होंगे, काफ़ी सारे ऑपरेशनल सेंटर्स होंगे। ये हो गया स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या होगा? इट इज स्टिल रन बाय ओल्ड मेथड्स। ये लोग ऑटोमेशन नहीं कर रखे, सब कुछ पेपर पे काम हो रहा है, तो ऑनलाइन नहीं होने की वजह से पीछे होंगे। नंबर 3, एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। अपॉर्चुनिटी, इन लोग चाहें तो अपने आप को ऑटोमेट करके ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब नए नए पार्टनर्स को ला सकते हैं जिनके पास नए तरह का एक्सपीरियंस है, जो नए स्टार्टअप्स और इको एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करें। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। थ्रेट क्या क्या है? मार्केट में नए ऑनलाइन प्लेयर्स आ रहे हैं जो कम कॉस्ट में फास्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और एआई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहुत सारे लीगल प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा रहा है, तो दैट इज अ थ्रेट फॉर देम। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यहीं पे तो माइकल पॉटर आता है। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? सर इट्स अ यूनिक रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी पोजेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट पोजेस्ड बाय कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी यही पर्पस है, माइकल पॉटर का भी यही पर्पस है कि एवरी कंपनी शुड क्रिएट अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा है। हाउ टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? द आंसर इज अदिति। द आंसर इज अदिति। ए से एप्रोप्रिएबिलिटी, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसका फायदा आप ही को मिलना चाहिए, किसी और को मिलना नहीं चाहिए। दैट इज एप्रोप्रिएबिलिटी। अदिति। डी से ड्यूरेबिलिटी, ऊपर होगा ड्यूरेबिलिटी, कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितने समय तक आने वाले फ्यूचर में कंपनी को हेल्प करेगा। अदिति। आई से इमिटेबिलिटी, जो आसानी से इमिटेट या कॉपी किया नहीं जा सकता। अदिति। टी से ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब वो रिसोर्स या कैपेबिलिटी जो मेरे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आसानी से मेरे कॉम्पिटिटर्स को इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सस्टेनेबिलिटी के, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के, याद रखना है। अदिति। अब माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजी। माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजी बहुत आसान है, मैं फटाफट समझा दूंगा और फिर इसके ऊपर 10 क्वेश्चंस है जो बहुत मस्त हैं, समझने में हेल्प करेंगे। माइकल पॉटर ने बोला कि देखो सर 3 मेन स्ट्रैटेजी है। कॉस्ट लीडरशिप, मतलब सबसे सस्ता बना के बेचो। डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ अलग करो, चाहे प्रोडक्ट में, चाहे ब्रांड में, चाहे मार्केटिंग में, कुछ डिफरेंट करो, अलग करो। और तीसरा है फोकस। फोकस का मतलब होता है एक स्मॉल मार्केट सेगमेंट को टारगेट करो जो जिसमें बाकी कोई कॉम्पिटिटर लोग एक्टिव नहीं है, जहां पे जाके आप पूरा धूम धड़ाका मचा सकते हो। इन 3 को पकड़ के इसने 4 स्ट्रेटजी बनाया। कॉस्ट 4 स्ट्रेटजी बनाया। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। एग्जांपल देखो, कॉस्ट लीडरशिप का एग्जांपल वॉलमार्ट, निरमा, डी मार्ट, ये सब कॉस्ट लीडरशिप है। डिफरेंशिएशन, सैमसंग सस्ता भी बेचते हैं, महंगा भी बेचते हैं, हर वैरायटी का बेचते हैं। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, मतलब एक छोटे मार्केट सेगमेंट को अटैक करते हैं और सस्ता बेचते हैं। ये लोकल प्लेयर्स होंगे विच इज लेस नोन, जैसे चीप विस्की, बीड़ी बनाने वाले। और फोकस डिफरेंशिएशन मतलब महंगा बनाएंगे, एक महंगे मार्केट को टारगेट करेंगे, एकदम लग्जरी गुड्स बनाएंगे, जैसे एप्पल लग्जरी कार वगैरह। तो ये है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर वही, ये तो रिवीजन है, इससे पूरा ये बताया हुआ है हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप।
ये एक चीज़ का याद रखना, माइकल पॉटर ने हमको 5 फोर्सेस मॉडल दिया था कि 5 फोर्सेस होते हैं, राइवल्स, न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट्स, बायर्स, सप्लायर, और माइकल पॉटर ने ये 3-4 स्ट्रैटेजी दिया हमको, ठीक है। तो माइकल पॉटर खुद बता रहा है कि हाउ द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू टू फेस योर 5 फोर्सेस, राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। फिर इस स्ट्रैटेजी के कुछ डिसएडवांटेज भी, ऑब्वियसली कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक मेंटेन करना मुश्किल होता है, बिकॉज एकदम कम कॉस्ट रखोगे तो मार्जिन खत्म हो जाएगा, मार्जिन या प्रॉफिट नहीं बचेगा तो कंपनी बिकम्स वेरी वल्नरेबल, कि कभी भी रिसेशन आया तो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो कॉस्ट लीडरशिप के अपने रिस्क भी हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपको कुछ डिफरेंट करना है, नाम ही में डिफरेंट है, चाहे प्रोडक्ट डिफरेंट करो, चाहे चैनल डिफरेंट करो, चाहे मार्केटिंग डिफरेंट करो, कुछ भी करो। जिन प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन मुमकिन नहीं है वहां पे भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू इटसेल्फ क्रिएट्स अ डिफरेंशिएशन, ठीक है। शूज का अगर आप बात करो, स्पोर्ट्स शूज, रीबॉक के आते हैं, नाइक के आते हैं, प्यूमा के आते हैं, एडिडास के आते हैं, सब तो महंगे स्पोर्ट्स शूज बना रहे हैं, फर्क किसका है? ब्रांड नेम का है। तो जहां आप सामान डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वहां ब्रांड डिफरेंशिएट कर लो। कुछ लोग होते हैं जो नाइक के भक्त होते हैं, कुछ एडिडास के, कुछ रीबॉक के, तो ब्रांड वैल्यू ऑल्सो क्रिएट्स डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन 3 तरह से हो सकता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइसिंग डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांड डिफरेंशिएशन। फिर वही डिफरेंशिएशन कैसे करना है, R&D टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑल दैट। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी से वो 5 फोर्सेस से आप मुकाबला कैसे करोगे, राइवलरी, सप्लायर, बायर, न्यू एंट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूट्स। फिर लास्ट क्या है, फोकस स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज नीश स्ट्रैटेजी, मतलब आप एक स्मॉल पर्टिकुलर फिक्स मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो जो बाकी कंपटीटर लोग जिसमें नहीं है, जिसमें जाके आप धूम मचा सकते हो। फोकस स्ट्रैटेजी हमेशा या तो कॉस्ट लीडरशिप के साथ होगा या डिफरेंशिएशन के साथ, फोकस प्लस कॉस्ट लीडरशिप, फोकस प्लस डिफरेंशिएशन। हाउ टू अचीव फोकस स्ट्रैटेजी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। अब माइकल पॉटर के तीनों स्ट्रैटेजी की चटनी है BCP, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी का मतलब होता है वैल्यू फॉर मनी, मतलब अगर हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं और बाकी लोग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अगर एकदम सेम है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हम सबसे सस्ता देंगे, तो वैल्यू फॉर मनी है। हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो बाकी सबसे डिफरेंट है, हमारे सबके प्राइसेस सेम है पर मैं उनसे बेटर क्वालिटी का दे रहा हूं। वैल्यू फॉर मनी का मतलब होता है या तो सेम दाम में अच्छा सामान दो या सेम क्वालिटी का सामान कम दाम में दो, तो दो में से कोई एक, दैट इज कॉल्ड बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, ठीक है। ये BCP स्ट्रैटेजी है और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। 10 बड़े बड़े क्वेश्चन है, बढ़िया है। देखो इधर, रोहित सोधी जो है वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए देश में, और कई देश में अलग अलग स्पोर्ट्स को के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसेंटली जब क्रिकेट का IPL बनाया गया, इंडियन प्रीमियर लीग, यही नाम है ना फुल फॉर्म क्रिकेट का, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लीग स्पोर्ट। लीग स्पोर्ट का मतलब होता है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रहा है, नॉट BCCI बट IPL, तो दैट्स अ लीग स्पोर्ट। तो बोला क्यों ना इसको हम लोग अदर गेम्स में लेके जाएं, और इंडिया में अदर गेम्स में हो ही रहा है, फुटबॉल में हो रहा है, कबड्डी में हो रहा है, ये हो ही रहा है। मैंने एग्जांपल भी लिखाया था, जैसे क्रिकेट में IPL है, हॉकी में HIL है, स्पोर्ट्स में फुटबॉल में ISL है, और कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग है, PKL है, इसको बोलते हैं लीग स्पोर्ट्स, ठीक है। तो लीग स्पोर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, वो आपको बताना है। तो दिस टॉपिक इज एंटायरली बेस्ड ऑन स्वॉट एनालिसिस। लीग स्पोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर ये ग्रो करता है इंडिया में तो स्टेडियम्स की डिमांड बढ़ेगी, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म का डिमांड बढ़ेगा, एक ऑल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट चैनल आएगा, करियर आएगा, स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली कंपनीज ग्रो करेंगी, ठीक है, ऑल्टरनेट करियर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और थ्रेट क्या है सर, थ्रेट ये है, इसका सबसे बड़ा थ्रेट है OTT एंटरटेनमेंट। देखो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो अगर उनको एंटरटेनमेंट OTT या मीडिया क्या बोलते हैं न्यूज़ मूवीज़ वगैरह से मिल जाएगा या OTT प्लेटफॉर्म्स मिल जाएगा, तो वहाँ क्यों जाएंगे। तो दैट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ थ्रेट फॉर देम। सेकेंड थ्रेट है उनका इवेंट मैनेजमेंट, जैसे म्यूजिक, कॉन्सर्ट, स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, दे आर द थ्रेट फॉर स्पोर्ट्स लीग। मिस्टर बैनर्जी, ये बंदा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। हिज कंपनी इज इन कॉम्पिटिशन विथ 13 कंपनीज, तो इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, ये सबको एनालाइज करना चाहता है। जब आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, आपको एनालिसिस करना हो, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग। तो ही शुड गो फॉर स्ट्रेटजिक ग्रुप मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 3,
मोहन एक टेक्नोलॉजी कंपनी में ज्वाइन किया है। ये आपसे जानना चाहता है व्हाट आर द 4 मेजर मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के 4 क्राइटेरिया क्या थे? अदिति, वही अदिति आपको बताना है। एप्रोप्रिएबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, कहानी को पढ़ के हमको बताना है कि ये लोग माइकल पोर्टर की कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। एक एयरलाइन कंपनी है, दिल्ली बेस्ड है, जिनके पास 9 छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हैं, लग्जरी एयरक्राफ्ट्स है, जो खाली रईस लोगों को और कॉर्पोरेट्स को चार्टर पे देते हैं। तो एक तो इनका मार्केट सेगमेंट छोटा है, तो फोकस स्ट्रेटजी। और ये लोग सस्ता दे रहे हैं कि महंगा दे रहे हैं? महंगा, तो फोकस्ड डिफरेंशिएशन, दैट्स द स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 5, ये कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है, R&D में बहुत स्पेंड करती है, इनके प्रोडक्ट्स में इतने यूनिक फीचर होते हैं कि कंपटीटर लोग इससे मतलब फाइट नहीं कर पाते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है? कॉस्ट लीडरशिप की डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, 2 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर आपस में धंधा चालू किया, बिस्कुट बना के बेचेंगे, बिस्कुट। सोहन जो है वो सोचता है कि हम लोग को ज्यादा वॉल्यूम बनाना चाहिए और कम दाम पे बेचना चाहिए। कौन सी स्ट्रेटजी? कॉस्ट लीडरशिप। रमेश जो है वो सोचता है कि हम लोग को एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहिए बिस्कुट का जो अलग टाइप की बिस्कुट बनाता है, एक्सक्लूसिव बिस्कुट बनाता है और प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप का। तो ये डिफरेंशिएशन फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एक कंपनी है इन्फेंट, मतलब जो नवजात शिशु होते हैं ना, उनके लिए मतलब हर तरह का सामान बना रही है, अलग अलग वैरायटी का, एकदम अलग अलग वैरायटी का, वन स्टॉप शॉप। जैसे आप लोगों को मालूम होगा बच्चों का सामान के लिए ना 2-3 दुकानें होती हैं, मदर केयर बोल के एक है, एक लिटिल शॉप बोल के कुछ है, ठीक है, फर्स्ट क्राई और ऑनलाइन स्टोर है। ये लोग सिर्फ इन्फेंट का सामान बेचते हैं और हर तरह का सामान बेचते हैं। तो ह्यूज वैरायटी एंड एट अ प्रीमियम प्राइस, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। ये एक फुटवेयर बनाने वाली कंपनी है जो हमेशा ये फॉर्मल शूज बनाती थी। तो अब ये लोग ने एक नया कंपनी टेक ओवर किया जिसमें ये लोग यूथ के लिए भी शूज बनाएंगे, जैसे स्पोर्ट शूज हो गया, स्लीपर्स हो गया। तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन। रोहित पटेल केमिस्ट की दुकान है, ये चाहता है कि कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करे। तो कोर कॉम्पिटेंसी कहाँ से आएगा? व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी? वरोनिका। तो वरोनिका एक्सप्लेन करेंगे और इसको तुम समझाओगे कि अगर आपका दवाई का दुकान है तो ग्रो करने के 4-5 तरीके हैं। नंबर 1, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, होम डिलीवरी करो। फास्ट डिलीवरी तो ये कर नहीं पाएगा जैसा ऑनलाइन करते हैं, तो इसको क्या करना चाहिए? फ्रेंचाइज मॉडल में जाना चाहिए, जगह जगह आउटलेट्स, वर्किंग आवर्स लंबे कर दो, ठीक है, और कस्टमर्स को इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी दे दो। इससे ये ऑनलाइन जो दवाई की दुकानें नहीं होती, टाटा 1mg, उससे फाइट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कोर कॉम्पिटेंसी का है। वैल्यू फॉर मनी इज ए लीडिंग रिटेल चेन, एक रिटेल चेन है जो लो कॉस्ट पे फोकस कर रहा है। तो इनका कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? वैल्यू फॉर मनी, लो कॉस्ट, मोर वॉल्यूम, उस पे इनका टारगेट है। ये थे क्वेश्चंस। विद दिस our chapter 3 revision is over. Thank you.